हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल स्टडी सिस्टम। मैं हूं ज़रबानुज़ादा। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम आईआर के 4 मेजर थ्योरीज रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और मार्क्सिज्म को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। यानी ये 4 थ्योरीज एक दूसरे के साथ किन पॉइंट्स पर एग्री करती हैं और किन पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ अपोज करती हैं। तो सबसे पहले हम रियलिज्म को देखते हैं। रियलिज्म जो कि एक फंडामेंटल और बेसिक थ्योरी है आईआर का। तो रियलिज्म क्या कहती है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में? वो सबसे पहले ह्यूमन नेचर के बारे में बात करती है कि ह्यूमन नेचर पेसिमिस्टिक है। पेसिमिस्टिक का मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर नेगेटिव है, यानी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ इंटरेस्टेड है। यानी इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो चाहता है कि उसके पास ताकत आ जाए, वो सोचता है कि उसके पास अथॉरिटी आ जाए और वो दूसरों को रूल करना शुरू कर दे। तो इसके अलावा वो बात करते हैं कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस जो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस और इंटरेक्शंस हैं वो कॉन्फ्लिक्चुअल हैं। वो कहते हैं कि स्टेट्स के दरमियान कोई कोऑपरेशन, कोई फ्रेंडशिप कुछ नहीं है, बल्कि जो जितने भी रिलेशन है स्टेट्स एक दूसरे को एडवर्सरी या एनिमी या रेवलरी की नज़र से देखते हैं। वो एक दूसरे को हमेशा एक कंपटीटर और चैलेंजर की नज़र से देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कॉन्फ्लिक्चुअल हैं और ये जो रिलेशन है या कोई यहाँ पे जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, ये हमेशा वॉर के ज़रिए ही हल होते हैं। रिजॉल्व बाय वॉर इनको हल करती है। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस को कोऑपरेटिव बनाए, यानी ये कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है। इसके अलावा वो कहते हैं सिक्योरिटी और सर्वाइवल के बारे में बात करते हैं। सिक्योरिटी सर्वाइवल, वो कहते हैं कि एक स्टेट के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो सिक्योरिटी और सर्वाइवल है। यानी स्टेट उसकी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो डायनेमिक्स हैं वो सिक्योरिटी और सर्वाइवल है। वो हर स्टेट ये चाहती है कि उसकी सिक्योरिटी इंश्योर हो और सर्वाइवल स्ट्रांग हो। तो इसीलिए फिर वो क्या करती हैं कि वो मिलिट्री पावर अपना बढ़ाती हैं कि जितनी उसकी मटेरियल पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। वो इकोनॉमी को एक अलग टूल नहीं देखते। वो कहते हैं कि इकोनॉमी को स्ट्रांग करने का मकसद मिलिट्री को स्ट्रांग करना है। यानी अगर एक स्टेट के पास पैसे हैं, उसके पास अगर ताकत है, इकोनॉमिक पावर है वो, तो वो अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रांग करे उसके ज़रिए से, ताकि उसकी सिक्योरिटी और सर्वाइवल इंश्योर हो। इसके अलावा वो कहते हैं कि नो चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वो कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई चेंज नहीं है। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा एक स्ट्रक्चर के अंदर वो एग्जिस्ट करती है और वो स्ट्रक्चर है अनार्की। यानी अनार्की वो एक स्टेटस है, वो स्ट्रक्चर है कि स्टेट्स की बियॉन्ड, यानी स्टेट्स से ऊपर कोई और ऐसी अथॉरिटी, ऐसी कोई गवर्नमेंट, ऐसी कोई एक्टर नहीं है जो कि स्टेट को सेल्फ हेल्प से निकाल ले और उसको मुश्किल वक्त में उसका साथ दे, तो या उसे किसी जंग से बचाए या उसका कोई इशू हल करवाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कोई चेंज नहीं है, हमेशा से अनार्की रही है और हमेशा अनार्की रहेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो स्टेट एक दूसरे को, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखती हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखती हैं क्योंकि उन्हें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना है। यानी वो नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाती हैं। अगर एक स्टेट ये देखती है कि उसे दूसरे स्टेट के साथ अगर वो कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं तो उसके साथ वो इंटरेक्शन बनाएंगे, कुछ अगर नहीं है या तो फिर वो इंटरेक्शंस यानी वो रिलेशंस कॉन्फ्लिक्चुअल होंगे या फिर वो फ्रेंडली होंगे। अगर फ्रेंडली हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर फ्रेंडली हैं। यानी ऐसी कोई मोरालिटी नहीं है या स्टेट को कोई और चीज़ अर्ज नहीं कर रही कि वो नेशनल इंटरेस्ट के बगैर किसी स्टेट के साथ वो अपने यानी रिलेशन बनाए या इंटरेक्शन अपने डेवलप करे, बल्कि वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि ज़ीरो सम गेम, यानी स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन नहीं है। अगर कहीं कोऑपरेशन है, कहीं ऐसे ताल्लुकात हैं, अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, इसके अलावा कोई फ्रेंडली रिलेशन है, तो वो ज़ीरो सम गेम के बेस पे होते हैं। यानी एक स्टेट की विन, अगर एक स्टेट जीत रहा है तो दूसरा स्टेट लूज़ कर रही है। यानी दोनों स्टेट हमेशा एक दूसरे के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं या कोई रिलेशन बना रहे हैं तो हमेशा एक स्टेट की जीत दूसरी स्टेट की हार है या एक स्टेट की हार दूसरे स्टेट की जीत है। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका और एक दूसरे स्टेट
अगर वो नॉर्थ कोरिया है, अगर वो उनकी रिलेशन है, तो वो कहते हैं कि विन हमेशा अमेरिका के हाथ में आती है या फिर नॉर्थ कोरिया के हाथ में आती है। हमेशा दोनों स्टेट नहीं विन करती, बल्कि एक की विन दूसरी की लूज है। इसके अलावा वो कहते हैं कोऑपरेशन की बात करते हैं, जो जीरो सम गेम इसी से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि कोऑपरेशन कॉस्टली है, यानी स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन हमेशा नहीं करती, क्योंकि कोऑपरेशन से उनकी जो सर्वाइवल है, जो सिक्योरिटी है, वो खतरे में पड़ जाती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कोऑपरेशन कॉस्टली है। वो कहते हैं कि आज का फ्रेंड हो सकता है कल की एनिमी बन जाए, तो इसीलिए वो कोऑपरेशन के बारे में ज़रा मुहतात रहते हैं कि कोऑपरेशन स्टेट्स के दरमियान इतनी ज़्यादा प्रिवेल नहीं करती, बल्कि स्टेट एक दूसरे को एक कंपटीटर की नज़र से देखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कोऑपरेशन इज़ कॉस्टली। इसके अलावा अब लिबरलिज्म को देखते हैं कि लिबरलिज्म रियलिज्म के साथ किन पॉइंट्स पर एग्री और किन पॉइंट्स पर वो अपोज करती है। तो लिबरलिज्म कहती है कि ह्यूमन नेचर इज ऑप्टिमिस्टिक, यानी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर पॉजिटिव है। ह्यूमन नेचर यानी ह्यूमंस जो हैं वो रेशनल हैं, वो कोऑपरेटिव हैं। रियलिज्म यानी रियलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर पेसिमिस्टिक है, ये कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक है। यानी रेशनल है, ये कोऑपरेटिव है, ये यानी अच्छी डिसीजंस ले सकते हैं अपने वेल बीइंग के लिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव रिलेशंस, यानी स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेटिव रिलेशंस हैं। जहाँ वहाँ पे रियलिज्म ये कह रही थी कि कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस हैं, यहाँ पे लिबरलिज्म ये कहती है कि कोऑपरेटिव रिलेशंस हैं, यानी स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो रेशनल है, तो वो इसीलिए वो कोऑपरेशन को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं ट्रेड, वहाँ पे वो ये था कि वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स है, वहाँ पे सिक्योरिटी है, सर्वाइवल है। यहाँ पे वो कहते हैं कि स्टेट्स की सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए लाजिम है कि स्टेट एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, ताकि जब वो ट्रेड करते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन जाते हैं, तो इसीलिए फिर उनको सिक्योरिटी और सर्वाइवल की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं रहती। इसके अलावा वो कहते हैं फ्रीडम, पीस और प्रोग्रेस, यानी इन तीन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं लिबरलिस्ट या लिबरलिज्म। वो कहती हैं कि लोगों को फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। अगर स्टेट सिक्योरिटी और सर्वाइवल की इतनी ज़्यादा फिक्र कर ले तो फिर लोगों की जो फ्रीडम है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई स्टेट्स के दरमियान पीस आ जाए, जंग वगैरह ये सब कुछ अवॉइड कर ली जाए। इसके अलावा वो कहते हैं कि प्रोग्रेस, यानी स्टेट्स की जो सबसे पहली यानी वो सिटीजन्स के लिए वो जो कर ले स्टेट, वो है प्रोग्रेस, यानी वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लोग उस प्रोग्रेस से ज़्यादा वो बेनिफिट्स ले सकें। इसके अलावा वो कहते हैं कि इकोनॉमिक पावर, वहाँ पे वो कहते हैं मिलिट्री पावर, यहाँ पे वो कहते हैं इकोनॉमिक पावर, यानी एक स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करे और वो इकोनॉमिक पावर बन जाए, क्योंकि इकोनॉमिक पावर बनने से वो दूसरे स्टेट के साथ कोऑपरेशन भी करेगी और जो उसके अपने सिटीजन्स हैं वो भी प्रोग्रेस में आ जाएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, वो कहते हैं कि स्टेट की एग्जिस्टेंस का मकसद ही लोगों की यानी उसके सिटीजन्स की वेलफेयर है, उनको यानी कि प्रोग्रेस दे, फ्रीडम दे, पीस दे, और जो वेलफेयर है यानी सेहत है, एजुकेशन है, इन चीज़ों पे वो एक स्टेट फोकस करती है। या वो कहते हैं स्टेट किसी और काम के लिए नहीं है, बल्कि वो वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए है। इसके अलावा वो कहते हैं कि चेंज इज़ पॉसिबल, यानी वहाँ पे ये था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि चेंज इज़ पॉसिबल, यानी अगर अनार्की है, ये भी अनार्की को एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई अनार्की है स्टेट्स के दरमियान, लेकिन कहते हैं कि इस अनार्की को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ट्रांसफॉर्म कर लिया जा सकता है अगर स्टेट्स चाहें तो यानी जो अनार्की है, अनार्की रहेगी, लेकिन फिर वो अनार्की स्टेट्स के लिए कोई ख़तरा नहीं, बल्कि वो एक वो ख़तरा ख़त्म हो जाता है स्टेट्स के लिए। इसके अलावा वो कहते हैं पॉजिटिव सम गेम, यानी पॉजिटिव सम गेम का मतलब ये है कि स्टेट एक दूसरे के साथ जब कोऑपरेशन करेंगे, जब ट्रेड करेंगे, तो फिर दोनों स्टेट ट्रेड से, रिलेशन से, पॉजिटिव रिलेशन से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हर एक स्टेट की जीत दूसरे स्टेट की भी जीत होगी। अगर एक स्टेट प्रोग्रेस करेगी तो दूसरी स्टेट भी प्रोग्रेस करेगी। वहाँ पे ये था कि वहाँ पे वो कहते थे ज़ीरो सम गेम, यानी एक स्टेट की जीत दूसरे स्टेट की हार है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जीत दोनों तरफ होती है। इसके अलावा वो कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, वो कहते हैं कि अमन पीस के लिए ज़रूरी है कि स्टेट इंटरडिपेंडेंस में आ जाए। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि एक ऐसा
जाल बनाया जाए, एक ऐसा वेब बनाया जाए कि हर स्टेट दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो, एक स्टेट की इकोनॉमी दूसरी स्टेट के साथ डिपेंडेंट हो, वो ट्रेड कर ले एक दूसरे के साथ, वो फ्रेंडली रिलेशंस बनाएं, वो इन्वेस्टमेंट कर ले एक दूसरे में, तो फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है, फ्रेंडली रिलेशंस है, फिर उनको वो जंग वगैरह से वो बचा लेते हैं। तो अब कंस्ट्रक्टिविज्म को देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहती है। कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ पे ये कहती है कि ह्यूमन अवेयरनेस, वो कहते हैं कि ह्यूमन के पास अवेयरनेस है, शऊर है, यानी नॉलेज है, जानकारी है उसके पास। वो कहते हैं कि ह्यूमन अपने अवेयरनेस के बेस पर आइडिया बना लेता है, वो आइडियाज़ पे इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आईआर जो है वो सोशल है, मटेरियल नहीं है। यानी स्टेट्स एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशंस रखते हैं, यानी वो कहते हैं मटेरियल रिलेशंस इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो रिलेशंस स्टेट्स के दरमियान है वो उनकी कोई साख्त नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो आइडियाज़ के बेस पर हैं। यानी एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट को अपना फ्रेंड कंसीडर करता है तो फिर वो उसकी फ्रेंड बन जाता है वो स्टेट। अगर वो उसे अपना दुश्मन बना लेती है तो फिर वो दूसरी स्टेट उसकी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वो उन्होंने जो वो रिलेशन है वो सोशल है, मटेरियल नहीं है, वो खुद वो उनको बना लेते हैं। तो इसीलिए फिर वो कहते हैं कि आइडियाज़ आर प्राइमरी, यानी जो आइडियाज़ हैं वो प्राइमरी हैं। और वो जो यानी आइडियाज़ अगर स्टेट एक दूसरे को साथ एक दूसरे को दोस्त की नज़र से, फ्रेंड की नज़र से देखते हैं तो फिर वो इस चीज़ को प्राइमरी की हैसियत दे देते हैं कि आइडियाज़ के बेस पर रिलेशन बन जाते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं स्ट्रक्चर इज़ कंस्ट्रक्टेड। अब देखिए फिर से उस अनार्की की बात आ गई। वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर यानी अनार्की इज़ कंस्ट्रक्टेड, यानी वो जो कल्चर ऑफ अनार्की है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब स्टेट एक दूसरे को जब एक क्या कहते हैं उसे चैलेंजर की नज़र से या कंपटीटर की नज़र से देखते हैं तो फिर क्या होता है ना कि एक अनार्की वो या जो वो स्ट्रक्चर है अनार्की की फिर वो प्रिवेल करती है और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अनार्की को बनाया जाता है। अनार्की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मटेरियल चीज़ नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इंट्रैक्शंस यानी स्टेट्स के दरमियान जब इंट्रैक्शंस बन जाती हैं तो उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट फॉर्म होती है, यानी नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड है इंट्रैक्शंस पे। वहाँ पे वो कहते थे ना रियलिज्म में, यहाँ पे ये था कि नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइमरी, यानी नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर रिलेशंस बन जाती हैं। जबकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म में ये है कि इंट्रैक्शंस जब बन जाती हैं यानी स्टेट्स के दरमियान जब ताल्लुकात बन जाते हैं उसके बाद वो देखते हैं कि हमें एक दूसरे के रिलेशंस को कैसे पॉजिटिव वे में मजीद ले जाना है। फिर वो कहते हैं इसी इंट्रैक्शंस के बेस पर फिर वो नेशनल इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। फिर वो कहते हैं इसी अनार्की को लेकर आगे वो कहते हैं कि कल्चर यानी कल्चर ऑफ अनार्की, 3 काइंड्स ऑफ कल्चर ऑफ अनार्की है। एक है हॉब्सियन यानी एक हॉब्सियन है, और दूसरा लॉकियन है, और तीसरा कॉन्टियन है। वो कहते हैं हॉब्सियन वो कल्चर है जिसमें स्टेट एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो कहते हैं वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सब की जंग सब के खिलाफ। तो वो कहते हैं ये जो कल्चर ऑफ अनार्की, ऑब्सियन कल्चर ऑफ अनार्की, ये 17वीं सेंचुरी तक प्रिवेल करती थी। यानी स्टेट्स एक दूसरे के साथ हमेशा वॉर में और जंगों में वो हमेशा शामिल रहते थे एक दूसरे के खिलाफ। फिर वो कहते हैं कि लॉकियन कल्चर ऑफ अनार्की में यहाँ पे स्टेट एक दूसरे को एडवर्सरी की नज़र से देखते हैं। वो समझते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के लिए एक कंपटीटर है, एक चैलेंजर है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को एग्जिस्टेंस का हक दे देते हैं कि अगरचे एक दूसरे की एडवर्सरी है लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे स्टेट को एग्जिस्ट करने का हक है। तो ये कहते हैं कि ये यानी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद ये कल्चर प्रिवेल करती थी। इसके अलावा वो कहते हैं कांटियन वो कहते हैं कि स्टेट एक दूसरे को फ्रेंडली नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि दूसरी स्टेट जो है उसे न सिर्फ एग्जिस्टेंस का हक है बल्कि उसका ये भी है कि उसके साथ कोऑपरेट किया जाए, उसे मुश्किल हालात में उसका साथ दिया जाए और पीसफुली एक को एग्जिस्टेंस का माहौल बन जाए। तो ये 3 कल्चर्स ऑफ अनार्की के बारे में बात करते हैं कि अनार्की को किसी भी तरह फॉर्म किया जा सकता है, यानी उसे फ्रेंडली भी बनाया जा सकता है, उसे जो है एक दूसरे को मुश्किल वक्त में हालात में एक दूसरे का साथ भी देना पड़ता है। और ऑप्शन में अगर वहाँ पे वो कल्चर ये है कि एक दूसरे को वो दुश्मन की नज़र से देखते हैं और एक दूसरे को राइट टू एग्जिस्टेंस भी नहीं देते। तो अब मार्क्सिज्म क्या कहती है? मार्क्सिज्म कहती है कि मार्क्सिज्म का सबसे बड़ा फोकस जो है वो इकानमी पे है।
वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी रिलेशन है, कन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस हैं, अगर एक स्टेट दूसरे के साथ अगर जंग कर रही है तो उस जंग को, उन स्टेट्स की जंग को हमने इकोनॉमी की नज़र से देखनी है। तो फिर वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज़ प्राइमरी, यानी सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को देखनी है, फिर पॉलिटिक्स को देखनी है। जबकि यहाँ पे रियलिज्म में ये था कि पॉलिटिक्स के ज़रिए इकोनॉमी को गेन करना, यानी आपकी पॉलिटिक्स पावर पॉलिटिक्स हो और इकोनॉमी को हासिल करने के लिए फिर आपने मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री पावर को यूज़ करना है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते, वो कहते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी दो क्लासेस हैं, प्रोलेटरेट और बुर्जुआस हैं, यानी दो क्लास हैं। एक क्लास के पास जो है पैसे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और दूसरी क्लास जो है वो प्रोलेटरेट की क्लास है, यानी मजदूरों की क्लास है। तो वो कहते हैं कि एक क्लास यानी जो बुर्जुआस की क्लास है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जिनके पास पैसे हैं, दौलत है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो ये बुर्जुआस क्लास है जो कि अपने पैसे और अपने ताकत के बलबूते पर जो प्रोलेटरेट क्लास है, यानी जो मजदूर तबका है, उसकी इस्तेहसाल करती है। तो ये जब इस्तेहसाल करती है तो फिर इन्हीं क्लासेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। तो फिर वो कहते हैं ना कि कैपिटलिज्म, वो कहते हैं कि ये जो है कैपिटलिज्म में होता है ऐसा कि कैपिटलिज्म में जिसके पास पैसे हैं वो अपने पैसे को मज़ीद यानी कि बढ़ा चढ़ा कर सकता है, क्योंकि जो मज़दूर है वो उसके पास काम कर रहा है। अगर एक मज़दूर काम करता है 100 का और उसकी वेज जो है 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ है, जो यानी जो 30 रुपये है वो फिर बुर्जुआस क्लास यानी वो जो मालिक है उसके जेब में चले जाते हैं। तो इसीलिए मज़दूर को उसके काम से उसका हक कम मिल रहा है। तो वो कहते हैं फिर यही क्लास कॉन्फ्लिक्ट फिर ऊपर चला जाता है और फिर एक ऐसा दौर आता है कि जो प्रोलेटरेट क्लास है, वो जो मजदूर क्लास है, मजदूर तबका है, फिर वो कैपिटलिज्म के खिलाफ एक कहते हैं रेवोल्यूशन की सूरत में फिर वो एक चेंज ले आते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज टूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो कहते हैं कि इकोनॉमी को एज अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्फ्लिक्ट बनाया जाता है कि स्टेट को जब ये रूल करते हैं, यानी फिर वो कहते हैं कि अनार्की वियस सोशल फोर्सेस, यानी अनार्की तो है, यानी स्टेट के ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको सोशल फोर्सेस इसको डेवलप करते हैं। क्योंकि जो सोशल फोर्सेस कौन से हैं? सोशल फोर्सेस ये बुर्जुआस क्लास है, यानी जब इनके पास पैसे आ जाते हैं तो पैसे में तो पॉलिटिक्स में वही बंदा चला जा सकता है, वही बंदा एक स्टेट को रूल कर सकता है जिसके पास पैसे हों, जिसके पास दौलत हो, जो कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो कहते हैं जो सोशल फोर्सेस हैं ये वही क्लास है जो कि एक्सप्लॉयटेशन करती थी उन मजदूरों की, और जब ये स्टेट को, किसी स्टेट को जब ये रन करते हैं तो फिर स्टेट को रन करने में भी ये वही उनका जो ख्याल और नज़र और फिक्र होता है तो वही को उसी को अपना लेते हैं, और फिर वो इसी अनार्की को एक जंग में, एक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील करते हैं। फिर वो जो छोटे स्टेट और वीक स्टेट्स हैं फिर उनकी वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यानी कि वो अपनी उस नज़रिए को जो कि पहले वो मजदूर तबके पे वो करते थे, अब उसको वो हायर लेवल में यानी इंटरनेशनल लेवल पे वो फिर उसको चेंज करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे इन 4 मेजर थ्योरीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख ली कि ये चारों जो थ्योरीज हैं एक दूसरे के साथ कैसे अपोज और कैसे एग्री करती हैं। यानी अनार्की पे तो सबकी एग्रीमेंट है, सब एग्री करते हैं कि अनार्की वाकई है, लेकिन हर एक थ्योरी जो है अपने अंदर एक दूसरे के साथ वो इन चीज़ों को मुख्तलिफ नज़रिए से देखते हैं। तो अगर आज को आपको हमारी ये जो टॉपिक हमने डिस्कस की, अगर आपको हमारी ये टॉपिक पसंद आई तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप इसके अलावा जो सीरीज़ हैं हमने उस पर भी वीडियो बनाई है तो आप पीछे जाकर या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।